हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिशियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लाए हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने मूर्ति बनाने की कला के बारे में पढ़ा था। मूर्ति बनाने की कला को हमने आपको 3 तरीके से बताया था। 3 कला की चर्चा की थी हमने। पहला क्या था? गांधार कला, दूसरा था मथुरा कला, उसके बाद था एक अमरावती कला। तो तीनों कला की कुछ-कुछ समानताएँ थी, कुछ-कुछ असमानताएँ थी, उन सभी को हमने देखा था। आज दरअसल हम लोग की मेन टॉपिक है गांधार कला। क्या है हम लोग का टॉपिक आज? गांधार कला। अब गांधार कला की जितनी भी खास बातें हैं, आज सब की चर्चा हो जाएगी। इसमें थोड़ा-सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। अगर आप कंसंट्रेट होकर के देखते हैं तो आपको यकीनन समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो फिर तो लिखने की कोई बात ही नहीं है, आप लिख दोगे वैसे भी। तो देखिए गांधार कला। अगर हम गांधार कला शैली की बात करते हैं, तो क्या गांधार कला शैली पूर्णतः भारतीय कला शैली है? ऐसा नहीं है। ये गांधार कला शैली पूर्णतः भारतीय कला शैली नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय और यूनानी दोनों कला का सम्मिश्रण है। अगर हम बात करें भारतीय प्लस यूनानी, ये गांधार कला शैली में भारतीय और यूनानी दोनों कला का मिश्रण है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये पूर्णतः भारतीय नहीं है। हम कह सकते हैं जैसे गांधार कला शैली के अंतर्गत आपको बताए थे कि 95% मूर्तियां भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है जिस प्रकार भारत में, उसी प्रकार यूनान के देवी देवताओं की मूर्ति भी गांधार कला शैली के द्वारा बनाया गया। यूनान में 3 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला देवी देवता है आपको अपोलो। तीनों देवी देवता का नाम आपको याद होना चाहिए। एक है आपका अपोलो, उसके बाद दूसरा है आपको रोमा, और तीसरा है आपको एथीना। ये यूनान के देवी देवता हैं, अपोलो, रोमा और एथीना। अपोलो, रोमा और एथीना की जो मूर्तियां बनी है वो गांधार कला शैली के माध्यम से ही बनी है। इसीलिए हम इसको यूनानी कला भी कहते हैं। और भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण होने के कारण इसको यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको यूनानी बौद्ध कला की संज्ञा दी गई है। यूनानी बौद्ध कला को हम ग्रीक बौद्धिस्ट कला के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ग्रीक बौद्धिस्ट कला, यूनानी बौद्ध कला या फिर ग्रीक बौद्धिस्ट कला के नाम से इस गांधार कला को जानते हैं। अब यूनानी बौद्ध कला क्यों कहते हैं, आपको हमने बताया। यूनान के देवी देवता अपोलो, रोमा और एथीना, इन तीनों की मूर्तियां इसी गांधार कला शैली के माध्यम से बनाया गया है। गांधार कला शैली के तर्ज पर बनाया गया है, इसीलिए इसको यूनानी बौद्ध कला या फिर ग्रीक बौद्धिस्ट कला की संज्ञा देते हैं। रोम से भी ये कुछ कुछ प्रभावित थे, इसीलिए इसको यूनानी रोमन कला की भी संज्ञा दे देती है। क्या कहते हैं? यूनानी रोमन। यूनानी रोमन कला की भी संज्ञा ऐसे दे दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये गांधार कला शैली का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं। मेरा मानना है, और कई सारे ग्रंथों में भी इस बात को लिखा गया है कि गांधार कला शैली, क्या कहा हमने कि गांधार कला शैली, गांधार कला शैली, गांधार कला शैली का वर्णन वैदिक साहित्य या फिर सांस्कृतिक साहित्य दोनों में मिलता है। इसमें मिलता है वैदिक साहित्य में, दूसरी सांस्कृतिक साहित्य में। वैदिक साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य में गांधार कला शैली का वर्णन मिलता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि गांधार शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, तब आपका जवाब अलग हो जाएगा। सिर्फ गांधार शब्द का उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो 2 ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें गांधार शब्द का उल्लेख मिलता है। पहला है आपका शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और दूसरा है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, यानी शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण में गांधार शब्द का उल्लेख मिलता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको बताया था
इस गांधार कला शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां बनती थी, सबसे पहले जब मूर्ति बनाने का प्रचलन सामने आया, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया सामने आई, तो मूर्ति बनाने के लिए 3 चीजों का प्रयोग किया जाता था। किसकी? मिट्टी को मिला दिया, मिट्टी में चूना मिला देता था, मिट्टी, चूना प्लस प्लास्टर, इन तीनों को मिला करके जो मूर्तियां बनती थी इस गांधार कला शैली के अंतर्गत, यह मूर्तियां कमजोर होती थी। क्या होती थी? यह मूर्तियां कमजोर होती थी। ये शुरुआती दौर में मूर्ति बनाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में तो मूर्तियां कमजोर हो गई इन चीजों से, तो बाद में इनको क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके भूरे और काले पत्थर का इस्तेमाल करके मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था। फिर बाद में भूरे प्लस काले, भूरे और काले पत्थर का प्रयोग करके मूर्ति बनाने की प्रक्रिया सामने आई। अब बात आती है, क्या गांधार कला में सिर्फ इतनी ही बातें हैं? नहीं, गांधार कला की और भी मुख्य बातें हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर लेते हैं कि गांधार कला शैली का जो विकास हुआ, हम पहले बताए हैं आपको कि कुषाण काल में कनिष्क के समय हुआ था। क्या कुषाण काल से पहले यह कला का विकास नहीं हुआ था? कला तो था, लेकिन कला का उतना सुंदर विकास नहीं हुआ था। गांधार कला का विकास प्रॉपर चरमोत्कर्ष की अगर बात करते हैं तो वह आपका कुषाण काल आ जाता है। कुषाण काल में भी सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का कनिष्क हुआ था, और ये कनिष्क के काल में ही गांधार कला चरमोत्कर्ष पर चला गया था। और इस कला के माध्यम से, और एक बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यह गांधार कला शैली यह पुरुष प्रधान शैली है। क्या है ये? पुरुष प्रधान शैली है। इस शैली के अंतर्गत पुरुष की प्रधानता अधिक दी गई है। आपको बताया है मैंने कि गांधार कला शैली के अंतर्गत 95% मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर 95% मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी है तो पुरुष प्रधान शैली हो ही गया है। तो इसमें ज्यादातर पुरुष की प्रधानता दी गई है, और इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को भावुकता पर कम ध्यान दिया गया है, लेकिन इनकी शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता, शारीरिक सौंदर्य और बौद्धिकता पर अधिक बल दिया गया है इस कला शैली के अंतर्गत। शारीरिक सौंदर्य के क्रम में भगवान बुद्ध के शरीर पर आप देखेंगे दोनों तरफ से शाल ओढ़े हुए हैं, और भगवान बुद्ध के पीछे में, सर के पीछे में एक प्रभा मंडल बनाया गया है। आप देखे होंगे किसी भी मूर्ति के पीछे में एक गोल चक्र रहता है, उसी को बोलते हैं होलो मंडल या फिर प्रभा मंडल। तो होलो मंडल और प्रभा मंडल दिखाया गया है उसके पीछे में। शरीर भगवान बुद्ध का बिल्कुल गठिला दिखाया गया है, प्लस बाल घुंघराले दिखाए गए हैं, उनके अंग प्रत्यंग बिल्कुल दिख रहा है। इसीलिए इस कला को नग्न कला भी कहा जाता है। गांधार कला शैली को नग्न कला शैली भी कहा जाता है। याद रहना चाहिए आपको, नग्न कला शैली, यानी गांधार कला शैली का और नाम क्या क्या देखा आपने? नग्न कला शैली भी हुआ, ग्रीक बौद्धिस्ट कला कहा जाता है, गांधार कला तो कहा ही जाता है। तो 95% मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी, और ये शारीरिक सौंदर्य पर जोर दिया गया, बौद्धिकता पर बल दिया गया, भावुकता को कम दिखाया गया है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की तपस्यारत मूर्ति, क्या कहा हमने? भगवान बुद्ध की तपस्यारत मूर्ति को सर्वोत्तम कृति माना गया है इस कला शैली के अंतर्गत। यहाँ पर एक इतिहासकार उभर कर सामने आते हैं, वो भी अपना मत देते हैं। क्या देते हैं? हमने कहा कि भगवान बुद्ध की तपस्यारत मूर्ति को सर्वोत्तम कृति मानी गई है, लेकिन एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है अग्रवाल वासुदेव शरण अग्रवाल, नाम रखेंगे आप, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल एक इतिहासकार हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध की मूर्ति को, तपस्यारत मूर्ति को भारत में सर्वोत्तम कृति दी गई, उसी प्रकार यूनान में, कौन कहते हैं ये बात वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है, यूनान में जो देवी देवता हैं, हमने 3 देवी देवता का नाम बताया आपको। किसका?
पहला देवी देवता था आपका अपोलो, अपोलो था, दूसरा था रोमा और तीसरा था एथीना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं जिस प्रकार भारत में भगवान बुद्ध की मूर्ति को सर्वोत्तम कृति मानी गई है, उसी प्रकार यूनान में रोमा देवी की मूर्ति को सर्वोत्तम कृति की संज्ञा दी गई है। यूनान में रोमा देवी की मूर्ति को सर्वोत्तम मूर्ति माना गया है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का भी कहना यहाँ पर कोरिलेट करते हैं। लेकिन याद रहे आपको, भारत में भगवान बुद्ध की मूर्ति की तुलना यूनान के अपोलो देवता से की जाती है। अपोलो देवता से भगवान बुद्ध की मूर्ति की तुलना की जाती है। यानी जिस प्रकार जो छवि भगवान बुद्ध की है भारत में, भारत के अंदर, वही यूनान में अपोलो देवता के माना जाता है। इस शैली के अंतर्गत 60-61 प्रकार के चित्रों को उकेरा गया है। जैसे कौन कौन से चित्र इनमें शामिल हैं, हम उस चित्र की चर्चा करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध से जब बिंबिसार मिलने के लिए आते हैं, आपको पता होगा बिंबिसार और भगवान बुद्ध की कहानी, अगर आप मगध साम्राज्य को पढ़े होंगे अच्छे से, मगध साम्राज्य में आपको हर्यक वंश मिलता है और बिंबिसार उनके संस्थापक हैं। जब भगवान बुद्ध से मिलने के लिए बिंबिसार आते हैं, बिंबिसार का जो आगमन होता है बुद्ध से मिलने का, उस आगमन का दृश्य बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है इस गांधार कला शैली के अंतर्गत। इसके अलावा भी और दृश्य है, जैसे भगवान बुद्ध के चरणों में एक कृषक को हल जोतते हुए दिखाया गया है। बुद्ध के चरणों में कृषक को हल जोतते हुए दिखाना। उसके बाद आम्रपाली के द्वारा जो भगवान बुद्ध को आम्रवन विहार दान में दिया गया था, उसकी चित्र को भी दिखाया गया है इस गांधार कला शैली के अंतर्गत। और कहा जाता है कि इतने चित्र दिखाने के बावजूद जो तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति है, इस मूर्ति में जो पीछे प्रभा मंडल का शेप दिखाया गया है, यह प्रभा मंडल बाद में हटा दिया जाता है। कुछ इतिहासकार का मानना है, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, इन पे नहीं जाना है। तो हमने क्या देखा, भगवान बुद्ध की मूर्ति से संबंधित यूनान में इसके सिमिलर देवता कौन है, अपोलो देवता को माना गया है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध की मूर्ति को इस गांधार कला शैली के अंतर्गत सर्वोत्तम कृति की संज्ञा दी गई, उसी प्रकार यूनान में रोमा देवी की मूर्ति को सर्वोत्तम कृति की संज्ञा दी गई। ये कथन किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। क्या यह गांधार कला शैली का विकास सिर्फ भारत में हुआ? भारत में तो थोड़ा बहुत इनका मतलब देखने को मिलता है, इनकी छवि। इससे ज्यादा इनका विकास विदेशों में हुआ। जैसे हम बात कर लेते हैं जापान, गांधार कला शैली का विकास जापान में कमोबेश देखने को मिलता है, मैक्सिमम मात्रा में देखने को मिलता है। जापान के अलावा आप ले लीजिए मंगोलिया, जापान के अलावा मंगोलिया में भी देखने को मिलता है। और मंगोलिया के अलावा आप चीन को भी ले लीजिए, चीन में भी गांधार कला शैली का काफी विस्तार हुआ। चीन के साथ आप दक्षिण कोरिया को ले सकते हैं। दक्षिण कोरिया, देखिए दरअसल यहाँ है क्या, दक्षिण कोरिया में उतना नहीं है, फिर भी दक्षिण कोरिया में भारत से ज्यादा गांधार कला शैली का विकास ज्यादा हुआ। तो आप कह सकते हैं भारत से अधिक विकास इस गांधार कला शैली का विदेश में पड़ा, भारत से अधिक प्रभाव इस कला शैली का विदेश में पड़ा। तो इस चीज को आपने देखा, इसका विदेश में भी इस गांधार कला शैली का प्रचार प्रसार काफी मात्रा में हुआ, काफी इस शैली के अंतर्गत मूर्तियां बनने लगी। और याद रखेंगे आप एक बात, कि जो गांधार कला शैली है इसके 7 केंद्र हैं। क्या है, गांधार कला शैली के 7 केंद्र हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस 7 केंद्र को आपको एक ट्रिक के माध्यम से देने की। 7 केंद्र आपको एक बार में याद हो जाएगा। फिलहाल हम एक केंद्र की बात करते हैं जिसको गांधार कला का खजाना कहा जाता है। खजाना, गांधार कला का खजाना किसे कहा जाता है, बामियान। बामियान जो अभी आपको हम बोले कि गांधार कला शैली के 7 केंद्र हैं, उस 7 केंद्र में बामियान एक सर्वप्रसिद्ध केंद्र है। इसीलिए बामियान को गांधार कला शैली का खजाना कहा जाता है, क्योंकि इस बामियान से ही भगवान बुद्ध की 55 मीटर की ऊंची मूर्ति सबसे पहली बार मिली थी। इसीलिए बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। अगर आपसे पूछे
कि गांधार कला के विशेषज्ञ किसको कहा जाता है। क्वेश्चन ये सब बार बार एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम से लेकर आप अपर लेवल की एग्जाम की बात करते हैं तो हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को निश्चित से निश्चित मिलेगा। अगर गांधार कला की खजाना की बात करते हैं तो बामियान हो गया, क्योंकि यहाँ से 55 मीटर की ऊंची मूर्ति भगवान बुद्ध की पहली बार मिली थी। अगर गांधार कला की विशेषज्ञ की बात करते हैं, विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ का नाम आप जानते होंगे, जॉन मार्शल का नाम सुने हैं। जॉन मार्शल को गांधार कला का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को गांधार कला का विशेषज्ञ कहा जाता है। बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। गांधार कला को अन्य और किस नाम से जानते हैं वो भी आपने देखा। और एक बात और याद रखने की चीज है, इस गांधार कला शैली के अंतर्गत शिलापट्ट, शिलापट्ट किसको बोलते हैं? शिला मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर की पट्टियां बनी हुई है और उस पट्टियां पर भगवान बुद्ध की जीवनी को उकेरा गया है। उसी को कहते हैं कि शिलापट्ट पर बुद्ध की जीवनी को किस शैली में उकेरा गया है, तो ये आपको गांधार कला शैली होगा। ऑप्शन में आपको तीनों दे सकता है, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली, इनमें से सभी। तो जिनको पता होगा वो गांधार मारेंगे, नहीं तो इनमें से सभी ठोक के आ जाएंगे काम गड़बड़। तो इनका विशेषज्ञ क्या हो गया? जॉन मार्शल। इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद एक इतिहासकार सामने आते हैं, उसका नाम है कुमार स्वामी। क्या नाम है उसका? कुमार स्वामी। कुमार स्वामी कहते हैं यहाँ पर, कुमार स्वामी का विचार कुछ अलग प्रकार से है। कुमार स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार, एक मिनट, कुमार स्वामी कहते हैं कि गांधार कला शैली की जो ये सर्वोत्कृष्ट एक नमूना है, यह पाखंड या फिर क्या कहते हैं, कुमार स्वामी कहते हैं कि गांधार कला की यथार्थवादी शैली पाखंड को उकेरा है, पाखंड का आभास देती है। कुमार स्वामी इस मत को कहते हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन एग्जाम में दे देता है और पूछ देता है कि यह किनके द्वारा कही गई है या फिर किनकी उक्ति है। वह उक्ति है आपको कि गांधार कला शैली, एकेश्वर गांधार कला शैली की जो क्या कहते हैं, यथार्थवादी शैली है, गांधार की जो यथार्थवादी शैली है, यह क्या करती है? पाखंड का आभास देती है, खंडन करती है पाखंड का। तो ये कुमार स्वामी का विचार है। इस कुमार स्वामी के विचार को आप याद रखेंगे। मतलब क्या कहते हैं, वो टॉपिक उसका सेंटेंस दे देगा और पूछेगा यह किसकी उक्ति है, आंसर में आपको कुमार स्वामी आना चाहिए। तो आपने देखा गांधार कला शैली के अंतर्गत कितनी चीजें को हमने देखा। गांधार कला शैली का उद्भव कहाँ से हुआ, गांधार कला शैली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, प्रॉपर गांधार शब्द का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण को हमने बताया। उसके बाद आपने क्या देखा कि गांधार कला शैली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, उसको भी आपने देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, गांधार कला शैली का खजाना किस जगह को कहा जाता है, बामियान को कहा जाता है। सातों केंद्र हम बताने वाले हैं। सातों केंद्र के लिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से वो ट्रिक याद कराना चाहेंगे। उसके बाद आपने देखा कि गांधार कला का विशेषज्ञ किसको बोला जाता है, तो जॉन मार्शल को बोला जाता है। गांधार कला का विकास भारत में तो हुआ कुषाण काल के समय में, भारत के अलावा अन्य कंट्री में किन किन देशों में गांधार कला फलक फूली हुई, आपने देखा जापान देखा, चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन दक्षिण कोरिया में ये गांधार कला शैली का विकास ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये था आपका जनरल एक गांधार कला शैली पर विशेष बातें जो आपको याद रखने की चीज है। अगर आप इतनी चीज को दिमाग में कोरिलेट करके रखते हैं तो यकीनन आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो लिख पाएंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। मेरा मानना है बेहतर तरीके से लिख पाएंगे आप, अगर आप कंसंट्रेट होकर के इन सारे चीजों को, सारे पॉइंट को देखते हैं तो। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। मथुरा कला शैली है, फिर उसके बाद अमरावती कला शैली है। तीनों शैली को हम अलग अलग चीज़ों पढ़ाएंगे, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से तीनों शैली आएगी। आज आपको गांधार कला शैली को हमने क्लियर किया। कैसा लगा ये वीडियो? पिछले क्लास को अगर आपने देखा है तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जय हिंद।